नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आपको सीकर, जहां मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। सहयोगी गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पुनिया जी, अरुण चतुर्वेदी जी, चंद्रशेखर जी, जोगेश्वर गर्ग जी, घनश्याम तिवारी जी, श्री राजवर्धन राठौड़ जी, श्रीमती अलका गुजर जी, सुमेधानंद सरस्वती जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री नरपत सिंह जी, श्रीमती रतन कंवर जी, श्रीमती इंदिरा जी, श्रीमती रंजित कीर्ति जी, श्री मनोज राजौरिया जी, श्रीमती जसकौर मीना जी, श्री रामचरण बोरा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, परम आदरणीय सभी संत समुदाय और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये मेरा परम भाग्य है कि आज भैरव सिंह जी के जन्म शताब्दी के निमित्त उनके जन्म स्थान पर आकर उनको अभिवादन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले इस भूमि पर उनकी स्मृतियों को अभिवादन करता हूं और उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर जाने के लिए उनकी शुभकामना और शुभेच्छाएं हम सबके पीछे रहेगी, इस विश्वास को व्यक्त करता हूं। एक बात निश्चित है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये जो हमारा इतिहास है, ये इतना आसान नहीं है। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और चुनाव में जीत भी नहीं थी। पर ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, नेता है, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके हमारी विचारों को बढ़ाने की जीवन भर कोशिश की। उनके सामने कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, पर उन्होंने जो कष्ट किए, परिश्रम की, मेहनत की, जो उनका समर्पण था, उसके बदौलत हम जैसे नए पीढ़ी के अनेक लोग आज जहां खड़े हैं, उसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित रूप से काम करके जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा है, उन नेताओं को है। और उन नेताओं में भैरव सिंह शेखावत जी का नाम हम कभी भूल नहीं सकते, इतना उनका योगदान है। वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे उपराष्ट्रपति रहे। उनकी विचारधाराओं के प्रति कटिबद्धता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई थी तो हमारे राजनीति में आज सबसे बड़ी समस्या विचार भिन्नता नहीं है। हमारी राजनीति की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो विचार शून्यता है। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि उस समय उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई। जब जमींदारी के विषय को लेकर उस बिल को जनसंघ ने समर्थन किया तो 8 में से 6 विधायकों ने जनसंघ को छोड़ दिया, पर भैरव सिंह जी अपने सिद्धांतों के साथ, विचारों के साथ जनसंघ के साथ चिपक के रहे। उन्होंने कभी अपने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब सती प्रथा की बात आई, उसकी राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ी, पर हिम्मत रखकर समाज के हित में एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। अक्सर ये कहा जाता है कि सही नेता जो होता है, जो प्रवाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाता है। अलू दस्तूर करके एक बहुत विद्वान विदुषी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नदी जब बहती है तो प्रवाह के साथ काड़ी, कचरा और मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है, पर जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। ये उसके जिंदा दिली का उदाहरण है। जब कांग्रेस की सत्ता चरम सीमा पर थी, जनसंघ को कभी सत्ता आएगी ऐसा लग नहीं रहा था, मिलने की संभावना नहीं थी। राजनीतिक प्रतिष्ठा, सम्मान, उसकी संभावना नहीं थी।
तब अपने विचारधाराओं पर अटल रहकर उन्होंने जनसंघ के कार्य और विचारों को बढ़ाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उनके मुख्यमंत्री के पद के कार्यकाल में उन्होंने अनेक अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया। उसका जिक्र आप सबको पता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर उन्होंने कही कि भारतीय जनसंघ का विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिवा कई राज्य ही नहीं आता था। मेरी मां जनसंघ का काम करती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, चुनाव के समय मेहनत करते थे, ऐसा लगता था कि चुनाव में नतीजा आप जीतेंगे, और जब पता चलता था तो डिपॉजिट जब्त होता था और छोटा सा मुंह करके घर में आ जाते थे। बहुत कठिनाइयां थी, पर आज उसमें हमारी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी, और उस विचारधारा का हम सबको विशेष रूप से हमने याद रखना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए समर्पित रूप से हम काम करेंगे। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एक प्रकार के मिशन है कि राजनीति में अगर सत्ता में आएंगे तो सत्ता का उपयोग हम किस लिए करेंगे, किसके विकास के लिए करेंगे, कौन सा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमको लाना है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात बताई, जिसका अनुकरण भैरव सिंह जी ने अपने जीवन में किया, वो आखिरी बात जो थी वो अंत्योदय, अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य है। अंत्योदय का मतलब क्या है कि समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास शरीर पर कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम गुरु माने, हम उसकी भगवान माने, हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, पूरा नहीं होगा, ऐसा ही हम समझेंगे। और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चिंतन को केवल किताबों में रखते हुए नहीं, तो सत्ता में रहकर अंत्योदय के विचारों का अनुकरण करने वाले हमारे विचार परिवार के पहले नेता, पहले मुख्यमंत्री अगर कोई थे तो वो भैरव सिंह शेखावत थे। इस बात का मुझे बहुत गौरव है। भैरव सिंह जी ने कहा था कि राजनीति में जब तक सेवा नीति नहीं होगी तब तक वो राजनीति नहीं होगी। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। ये आजकल मेवा कारण बन गया। जो आता है वो लक्ष्मी दर्शन करके बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि अंत्योदय के नाम पर जो काम के बदले में अनाज देने की योजना भैरव सिंह जी ने शुरू की, उसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की। आज मुझे इस बात की खुशी है, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि जब वो उपराष्ट्रपति थे तो मैं अपने जीवन में 80% काम तो गांव में करता हूं, खेतों में करता हूं, और मैंने एक उपक्रम के उद्घाटन के लिए उनको मैं नागपुर लेके गया था। हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी थी,
उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तब उन्होंने मुझे कहा, नितिन इतना कर्जा लिया आपने, कैसे होगा? मैंने कहा, भैरव सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, समाज के प्रति ईमानदारी है, कठिनाइयां है क्योंकि पानी का अभाव है। हमारे यहाँ किसानों ने बहुत आत्महत्या की थी, 10,000 किसानों ने, पर आपके आशीर्वाद से अच्छा होगा। आज मुझे खुशी है कि भैरव सिंह जी ने जिस उपक्रम की शुरुआत की, वो हमारे उपक्रमों के टर्नओवर अब 2,500 करोड़ हुआ, 15,000 लोगों को रोजगार मिला। और जो बात मैं कहता हूं, मुझे तो आप सबके एमएलए एमपी को कहूंगा कि मैं बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, मुझे सभी नेताओं ने मना किया था, मैं जीत के साथ लड़ा था। और अब मैंने ये तय किया है कि अगले चुनाव में मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जिसको देना है वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि पहले 3.5 लाख की मार्जिन थी, अब और 1-1.5 लाख बढ़ जाए। कोई पोस्टर से चुनाव नहीं जीतता। आजकल लोग भी होशियार हो गए हैं। चुनाव के समय माल पानी मिलता तो रख देते हैं, पत्नी एक को वोट देता है, पति एक को देता है, बच्चा तीसरी तरफ चला जाता है। वोट मिलता है सेवा के राजनीति से, वोट मिलता है विकास के राजनीति से, वोट मिलता है गांव में गरीबों का कल्याण करने से, वोट मिलता है स्वास्थ्य विषयक सुविधा देकर लोगों की सेवा करने से और युवाओं को रोजगार देने से, बच्चों को अच्छी स्कूल देने से और गरीबों को अच्छे अस्पताल देने से वोट मिलता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी और उसी सोच के आधार पर राजनीति को उन्होंने रिडिफाइन किया था। और आज यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राजनीति को फिर से एक बार उसका सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना। जो भैरव सिंह जी सेवा नीति कह रहे थे, वो केवल बातों से नहीं होगी, किताबों से नहीं होगी, रिसर्च से नहीं होगी, वो कृति से होगी। और वो कृति से करने के लिए हमें उनके जीवन के आदर्श विचार और सिद्धांतों के आधार पर केवल बातों से नहीं, कथनी और व्यवहार में अंतर न रखते हुए कार्य करना होगा। ये सही अर्थ में उनको उचित श्रद्धांजलि होगी। आज मैं यहाँ आ रहा था, महाराष्ट्र और आंध्र राजस्थान की परिस्थितियां वैसी है, पानी ही हमारी समस्या है। पानी की समस्या आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद में ओडिशा, यहां पानी की बहुत गंभीर समस्या है। गजेंद्र सिंह जी मंत्री भी है, वो कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी ये कोशिश है कि हमारी देश में 50% से ज्यादा जमीन सिंचन के अंदर आनी चाहिए। देश में पानी की कमी नहीं है, देश में पानी का नियोजन करने की आवश्यकता है। जब बाढ़ आती है तो इतना पानी आता है। मुझे याद है कि वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और करीब 23 झगड़े ऐसे थे पानी के लिए जो 1970 से चल रहे थे और मेरे कार्यकाल में 17 समाप्त हुए। तो मैंने एक प्रयोग किया था कि सब मुख्यमंत्री आते थे तो मैं कहता था दरवाजा बंद कर दो और जब तक इनका निर्णय नहीं होता, एक मत नहीं होता, तब तक दरवाजा मत खोलो। तो लगभग दो राज्यों का प्रश्न छोड़कर तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक महाराष्ट्र, लगभग सभी प्रॉब्लम सुलझाए गए। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। मुझे याद है वाटर रिसोर्स मंत्री के नाते वो बहुत बड़ा इंदिरा कैनाल का कंक्रीटीकरण 2,500 करोड़ रुपए देके हमने किया था। तब मुझे बताया गया था कि ये करने से राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि अगर अंत्योदय का, भैरव सिंह जी का सपना अगर पूरा करना है तो पानी की मुबलकता राजस्थान में जब निर्माण होगी तो राजस्थान की परिस्थितियां बदल जाएगी। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं और मुझे इसी साल में 6 यूनिवर्सिटीज की डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली, और जो 4 डीलिट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी क्योंकि मैं 10 साल से दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ,
चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और मुझे लगता है कि ये काम हमारे अंत्योदय के विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर पानी आता है तो अभी तो भारत सरकार में मोदी जी ने अच्छी योजना निकाली। अब मेरे भी खेती पर मैंने 2 कुएं किए और 2 पंप लगाए और 7-7 हॉर्स पावर के लगाए और 37,000 केवल 37,000 रुपए में मुझे 7 हॉर्स पावर का सोलर पंप मिला। सबको मिल रहा है और इसके कारण जो सिंचाई बढ़ रही है, अब इतना पानी हो गया है कि उसी से 1 एकड़ में हमारे यहाँ, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, हमारे यहाँ 50 टन गन्ना होता था। इस बार 90 टन गन्ना मेरे खेत पे हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती है। अब हमारे यहाँ 80 टन 90 टन वाले पहले कोल्हापुर वेस्टर्न महाराष्ट्र में होते थे। पानी के कारण तस्वीर बदल जाती है। गांव गरीब मजदूर किसान की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अगर 1 एकड़ को पानी मिलता है तो 2.5 गुना कृषि उत्पादन बढ़ता है। और भैरव सिंह जी ने अंत्योदय के विचारों के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उद्दिष्ट था, उसमें आज भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आज हमारी बात करें कि देश के विकास में जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% केवल एग्रीकल्चर से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। और 65% पॉपुलेशन गांव में बसती है। गांव के लोग मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर, मैंगलोर सब तरफ जा रहे। क्यों जा रहे? कोई खुशी से नहीं जा रहा, वो मजबूरी से जा रहा है। मुझे याद है कि भैरव सिंह जी ने एक बार मुझे बुलाया था। जब बुलाया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं महाराष्ट्र में काम करता था। मुंबई में 55 उड्डान पुल और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग और 55 फ्लाईओवर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वाजपेयी जी ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली थी। मेरी उम्र उस समय 36 साल की थी, नया नया था। युवा मोर्चा छोड़कर ही मैं बाद में मंत्री बना था। तो बाद में उन्होंने कहा, नितिन तुमने ये बहुत काम किया, अब गांवों को जोड़ने वाली स्कीम बनाओ। और जब ये भैरव सिंह जी को पता चला तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि कैसी योजना बना रहे हो। पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने कहा, नितिन जिस गांव की आबादी कम है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनका क्या होगा? मैंने कहा उनको भी सोचा है। पूरी योजना मैंने 3 महीने अध्ययन किया। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, बड़े बड़े अधिकारी उसमें थे और मैंने वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपा और 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के अनेक गांवों को मजबूत रास्ते से जोड़ने का काम इतिहास में अगर किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और जिन लोगों की गांव गरीब मजदूर किसान और गांव की चिंता करने वाले उस समय पार्टी में जो नेता थे, उसमें सबसे अग्रणी नेता अगर कोई थे तो वो भैरव सिंह शेखावत जी थे। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुविधा, स्वास्थ्य विषयक सुविधा, युवाओं को रोजगार और गांव में किसान समृद्ध संपन्न कैसे बनेंगे, यही उनकी सोच थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में समय के साथ परिस्थितियां बदली है। किसान अन्नदाता बने हैं, बाद में किसान ऊर्जादाता बने। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मेरा तो सपना है कि पेट्रोल डीजल को समाप्त करके किसानों के इथेनॉल पर, हाइड्रोजन पर हमारी गाड़ियां, ट्रक, बस चलेगी। मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं ताकि दिल्ली में 2-3 बसें जोड़कर डायरेक्ट एयर कंडीशन बस में आप जयपुर आएंगे और टिकट 30% कम होगा, क्योंकि वो बिजली पे है। और अब धीरे धीरे किसान ऊर्जादाता बन गया, अब किसान डांबर दाता भी बन गया है। अभी हम लोग बायोमास से डांबर बनाने की योजना ले रहे हैं और 30,000 करोड़ का डांबर NHI में हम किसानों से खरीदी करेंगे। ये सब संभव है। गांव समृद्ध बनने चाहिए, संपन्न बनने चाहिए।
किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए, गरीबों की उन्नति और विकास होना चाहिए, उनको अच्छे मकान मिलने चाहिए, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, केवल स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनने चाहिए। यही दीनदयाल जी और शेखावत जी की विचारधारा का अर्थ था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके इस गांव में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। केवल एक बात बहुत आवश्यक है, मैं बचपन में था तो मराठी में एक बहुत अच्छी कहानी गीत हमें याद सिखाया गया था की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात सापडे बोध करा। जो थोर महात्मा अच्छे नेता बन गए हैं, उनका चरित्र उनका इतिहास देखकर उससे प्रेरित होकर उनके जैसे बनना, यही उनको सही अर्थ में उचित श्रद्धांजलि है। मेरा विश्वास है कि भैरव सिंह जी का कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व और उन्होंने जो अंत्योदय के रूप में दिया हुआ विचार, सामाजिक आर्थिक चिंतन, उसके आधार पर उन्होंने किए हुए काम, उसकी प्रेरणा लेकर भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए हम सब लोग पूरी शक्ति और ताकत के साथ काम करेंगे, ऐसा संकल्प आज के दिन करना, यही उनको सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम में से अनेक कार्यकर्ता यहाँ है। कभी सत्ता पे जाएंगे, अटल जी कहते थे कि राज्य आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां आती है बिगड़ जाती है, पर देश यही होता है। देश नहीं बदलता, लोग नहीं बदलते, गांव गरीब मजदूर किसान नहीं बदलते। हमारे जीवन में आखिरी तक, हम आखिरी सांस तक उन दरिद्र नारायणों के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए हम काम करते रहेंगे। यही संकल्प आपने और मैंने और सबने आज के दिन करना चाहिए और उसी के आधार पर अगर हम कार्य करेंगे तो वही भैरव सिंह जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मैं आज शताब्दी के इस निमित्त उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और इस मार्ग पर चलने के लिए वो हमें आशीर्वाद दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।